सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है सबको? कोई प्रॉब्लम भी है स्क्रीन वगैरह में? नो मैम। नो, देन इट्स वेरी गुड। तो हमने चैप्टर पैकिंग कंप्लीट कर लिया है और मैंने आप लोगों को कहा था कि पैकिंग के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आप करके रखेंगे, ताकि अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे अभी इस क्लास में पूछ सकते हैं या फिर हम डिस्कशन कर सकते हैं उस क्वेश्चन पे जिसमें आपको डाउट हो। तो बताएंगे मुझे किस किस ने क्वेश्चन आंसर्स देखने फाइंड करने की कोशिश की या कर लिया? या कोई डाउट है या नहीं, मुझे बता दो थोड़ा। यस मैम है। यस मैम है। किसने बोला एक बार डाउट है? क्वेश्चन बताओ कि किस में डाउट है। यस मैम। मतलब क्वेश्चन रीड आउट कर दो, मेरे पास आज क्वेश्चंस नहीं है। मैम, या फिर चैट में क्वेश्चन लिख दो। हाँ बोलो। हाउ डिड Montmorency contribute to the packing? कौन पूछ रहा है? अपना नाम बताओगे? Krishna Abhishek. Krishna Abhishek. So students, Krishna Abhishek is asking for the question कि how Montmorency contributed in packing. As we know कि Montmorency का कोई पैकिंग में contribution नहीं था, real contribution, क्योंकि उसने तो पैकिंग में कोई हेल्प नहीं की थी। But as the pet created nuisance, है ना, बहुत सारी डिस्टर्बेंस क्रिएट की थी। जब भी वो एक जगह हैरिस ने कहा है कि wherever she didn't want शी विल बी प्रेजेंट देयर ओनली, जहां हम चाहते थे कि वो ना हो वो पक्का वहीं पे पहुंच जाते थे। या फिर जब जॉर्ज और हैरिस कोई सामान उठाने के लिए अपना हाथ आगे करते थे तो मॉन्टमोरेंसी अपना फेस आगे कर देती थी, जिसकी वजह से उसका कोल्ड वेट नोज जो था हमेशा उनकी हाथों में आ जाता था। उसके बाद हैम्पर जब पैक्ड हो चुके थे उसमें जो लेमन्स रखे हुए थे, मॉन्टमोरेंसी ने लेमन्स को इतनी बुरी तरह स्क्वीज कर दिया प्रिटेंडिंग कि ये रेड है। तो यही सब एक तरह से उनका उसका कंट्रीब्यूशन था पैकिंग में। ठीक है अभिषेक आनंद, क्वेश्चन क्लियर हो गया? मैम, ये तो डिस्टरबेंस न किया था। हाँ, तो वही उसका पैकिंग में कंट्रीब्यूशन। उसने तो कोई पैकिंग नहीं की ना, तो उसकी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन था, उसने क्या क्या किया? कंट्रीब्यूशन से यहाँ कहने का मतलब है क्वेश्चन पूछने का उसने क्या किया पैकिंग में। तो उसने पैकिंग में कुछ काम तो नहीं किया, खाली डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया। अगर वो डिस्टरबेंस नहीं करता तो पैकिंग का काम उससे थोड़ा पहले या इजिली हो सकता था। तो उसमें हमें लिखना यही है उसमें। मैम 8 वाला में तो बुट्स के कारण नहीं होगा ना? क्या 8 नंबर। क्वेश्चन पढ़ दीजिए। Why did Jerome have to reopen the packed bag? यहाँ पर 2-3 आंसर ना हो सकता है मैम। हाँ, तो आपको 3 इंस्टेंसेस है ना जहां उसने दोबारा पैक किया। सबसे पहले तो उसे हैरिस ने किया, हैरिस या फिर जॉर्ज, जस्ट गिव मी अ मिनट। फर्स्ट इंस्टेंस जब उसे याद दिलाया गया, उसके फ्रेंड ने उसे याद दिलवाया कि तुम शूज रखना भूल गए। हैरिस ने उसे याद दिलवाया था ना जब उसने बैग पैक कर लिया कि शू रखना भूल गए। दूसरी बार जब उसे जेरोम ने पूछा कि क्या तुमने सोप रखा, सॉरी उसने टूथब्रश रखा कि नहीं, वो भूल गया था वो, तो इसलिए उसने दोबारा बैग खोला। तो पहला इंस्टेंस तो बूट की वजह से, दूसरा टूथब्रश की वजह से, और थर्ड एक बार जेरोम ने उससे पूछा भी कि तुमने सोप रखा कि नहीं, लेकिन उसने केयरलेसली बिना ध्यान दिए बैग शट कर दिया था। फिर उसे सडनली याद आया कि वो तो अपना स्पेक्टिकल्स जो है ना वो उसी बैग में भूल गया, तो उसने दोबारा से बैग खोला। तो इन टोटल 3 टाइम्स उसने बैग रीओपन और पैक और अनपैक किया। वो तीनों सिचुएशन हमें लिखना होगा इसमें। ओके मैम, थैंक्स। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है ना ये वाला स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें से आप तीनों इंस्टेंसेस लिख सकते हैं। और कोई डाउट? मैम तीनों ही लिखना होगा कि तीनों से कोई एक? नहीं नहीं, तीनों लिखना होगा। अगर सिर्फ एक लिखना होगा तो आपको मेंशन होगा कि राइट एनी वन इंस्टेंस वेयर ही हैज टू ओपन एंड पैक द बैग अगेन, या फिर रीओपन द बैग। अगर नहीं मेंशन है, आपको एक लिखना है, तो यू हैव टू मेंशन ऑल द इंस्टेंसेस। हाँ मैम बोलिए। जैसे यहाँ बोल रहे हैं ना कि रीओपन, तो ये फर्स्ट टाइम जो रीओपन किया था तो वो इंसिडेंट नहीं ना लिखना? नहीं नहीं, अगर फर्स्ट टाइम वाला होता तो लिखना, हमें मेंशन होता कि फर्स्ट टाइम उसने कब रीओपन किया। ठीक है, तो ओके मैम। उसने तो टोटल 3 बार रीओपन किया ना, यस मैम। तो तीनों लिखना है हमें। ओके मैम। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? मैम बोलिए। मैम एक स्टेटमेंट है ना, दे अपसेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, इसका मतलब क्या हुआ?
they upset everything. Yes, ma'am. They But upset almost everything. ये क्या मतलब, ये स्टेटमेंट्स को डिस्क्राइब करना है या किस कैसे पूछा गया इस चीज को? अपसेट का यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब है कि उन्होंने एक तरह से सब चीज जो है डिस्टर्ब करके रख दी, खराब करके रख दिया। ठीक है, Yes, तो ये ma'am. कैसा पूछा गया, मतलब ये क्वेश्चन आंसर्स में है या मैम स्टेटमेंट? नो मैम, मैम इसमें पूछा जा रहा है कि मतलब ये स्टेटमेंट इस स्टोरी के हिसाब से सही है। हाँ डेफिनेटली ये सही है, क्योंकि उन्होंने सारी चीजें अपसेट कर दिया था ना। जो ऑलरेडी ऑर्डर में सामान रखा हुआ था वो उन्होंने खराब कर दिया। कैसे? सारा स्टैक रख दिया था उसने प्लेट और कप का, जब हैम्पर पैक करते हुए जिसकी वजह से कप टूट गया। उसके बाद बहुत सारी सॉफ्ट चीजें या लाइट वेटेज चीजें अंदर रख दिया था और बॉटम में रख दिया था, और हैवी वेटेज चीजें ऊपर रख दिया था, जिसकी वजह से चीजें स्क्वैश हो गई, जैसे कि टमेटो स्क्वैश हो गए थे, और पाई रखा हुआ था वो खराब हो गया, केक पूरा खराब हो गया था। ये सारी इंस्टेंसेस हम मेंशन कर सकते हैं इसमें। Yes, ठीक है। हम्म। थैंक यू मैम। ओके, और कोई डाउट? और सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गए इस चैप्टर से रिलेटेड? यस मैम। ओके, तो किसी को और कोई क्वेश्चन आंसर में डाउट नहीं है पैकिंग चैप्टर के रिलेटेड, तो मैं आगे कंटिन्यू करूं? यस मैम। ठीक है, तो जस्ट फॉर द रीकैप मैं एक बार पैकिंग का आपको समरी समझा देती हूँ दोबारा से, कि इन केस अगर क्वेश्चंस कोई रह गया होगा या कोई पॉइंट रह गया होगा तो एक बार समझ आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, let's start. As Jerome continues with his packing, अच्छा sorry, I'm so sorry, ये next page है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये पैकिंग जो है ये कौन से नोवेल का एक पार्ट है। एक नोवेल है जो जेरोम ने ही लिखा है, जो जिस नोवेल का नाम है थ्री मैन इन अ बोट। ये नोवेल बेसिकली ट्रेवलॉग है। ट्रेवलॉग क्यों? ट्रेवलॉग वो होता है जिसमें हम अपनी ट्रेवल जर्नी लिखते हैं। तो तीन फ्रेंड्स, जेरोम अपने खुद और उसके दो और फ्रेंड्स हैरिस और जॉर्ज, जो है ये तीनों बोटिंग के पर्पस से घूमने जाते हैं। मतलब बोट पे उन्होंने प्लान किया होता है कि बोट पे वो घूमेंगे, एक ट्रेवल करेंगे। तो उसी का अब हम ट्रेवल करें तो पैकिंग का जो पार्ट है वो हमें राइटर ने एक्सप्लेन किया अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट पर्सन नरेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो पैकिंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बुक थ्री मैन इन अ बोट विच इज रिटन बाय जेरोम की जेरोम। Packing is particularly that section of a book where the author, along with his friends कौन-कौन से? George and Harris, are busy in tedious work of packing just before they set off for their journey. ये OFF ऑफ लिखा हुआ, ठीक है। टीडियस वर्क से यहाँ का क्या मतलब है कि ऐसा वर्क जो बहुत थका देने वाला वर्क है। ठीक है, थका देने वाला वर्क क्यों हुआ वो हम आगे देखते हैं तो पता चल जाता है कि पैकिंग जितना सोचा गया था इजी, उतना इजी है नहीं। क्यों? Because Jerome, George and Harris are ready to set out on a boat journey and they began with their packing. Packing start करते हैं वो। Jerome, the narrator, is one who explains his experience of packing. यहाँ कौन explain कर रहा है अपना experience है? Jerome explain कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन नरेशन है, हमारे जो राइटर है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस। यहाँ पे हैरिस या जॉर्ज ने एक्सप्लेन नहीं किया, यहाँ खुद नैरेटर ने एक्सप्लेन किया। तो अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ कौन सा पर्सन नरेशन यूज किया गया, तो फर्स्ट पर्सन नरेशन। क्यों? क्योंकि राइटर ने खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है यहाँ पे। ठीक है, he is pretty confident about his packing skills, as he mentioned that he can handle loading his stuff into his bag on his own. In reality, he simply wants to monitor his friends while they are engaged in packing session and make them work under his supervision. तो हमें बताया गया कि राइटर जो है वो क्या चाहते थे, अपना पैकिंग स्किल्स जो है अपने फ्रेंड्स को दिखाना चाहते थे कि मैं अपने आप सारा जो लोडिंग है, अपना सामान जो है अपने आप पैक कर लूंगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली रियलिटी क्या थी? वो ये चाहते थे कि उसके फ्रेंड्स जो है पैकिंग के काम में एंगेज रहे, वो सिर्फ उन्हें सुपरविजन करे, सिर्फ उनकी निगरानी में वो दोनों काम करे। ठीक है, ताकि वो अपना मतलब डायरेक्शन दे सके बस। बट हुआ ऐसा नहीं। बट व्हाट हैपेंड, दे सिट एंड रिलैक्स
and let him handle the packing process all by himself. यहाँ पे they का मतलब है हैरिस एंड जॉर्ज. Although this irritates him, he still packs the bag diligently. इसका मतलब हुआ कि ऐसा शो करना कि उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. ठीक है, इस पे इसमें कोई डाउट किसी को? No, ma'am. नो मैम. ठीक है. As Jerome continues with his packing session, his friends silently watch him to do all the work. यहाँ पे फ्रेंड्स कौन कौन से हैं? वही हैरिस और जॉर्ज. तो जैसे जेरोम ने अपना काम स्टार्ट किया था पैकिंग का, उनके दोनों फ्रेंड्स आराम से बैठ गए रिलैक्स होके, एंड दे स्टार्ट वाचिंग हिम. Soon Harris remind him of his shoes and Jerome reopen the bag to make some space for it. तो ये फर्स्ट इंस्टेंस है जब जेरोम ने अपना बैग खोला. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो वेयर ही हैज टू ओपन हिज बैग. क्यों ओपन करना पड़ा? टू मेक सम स्पेस फॉर द बूट्स, क्योंकि वो बूट भूल गए थे, शूज. Then we move ahead to the second instance, second situation where he has to again reopen the bag. Let's see why. Suddenly Jerome is unsure if he has packed his toothbrush or not. तो उसे क्या अनश्योरिटी हुई, क्या श्योरिटी नहीं हुई कि क्या पता उसने टूथब्रश रखा कि नहीं. वो इस कंफ्यूजन में उसने फिर क्या किया, सेकेंड टाइम बैग दोबारा ओपन किया. तो so he has to unpack the luggage bag just to find the toothbrush inside one of his, और उसके बाद टूथब्रश मिला कहाँ, inside one of his boots. फिर उसके बाद उसने दोबारा पैक कर दिया एंड रीपैक्स द बैग अगेन. उसके बाद थर्ड इंस्टेंस, अगर वो चाहते तो बैग खोलते, लेकिन जॉर्ज ने उन्हें याद दिलवाया. क्या याद दिलवाया? कि क्या तुमने सोप पैक किया, क्या तुमने सोप रखा है. बट ही गेट्स इरिटेटेड, इग्नोर्स द कमेंट एंड पैक हिज बैग रिगार्डलेस. रिगार्ड मतलब होता है किसी के, जैसे होता है ना कि हमें किसी ने कोई काम कहा है, लेकिन बहुत मतलब मान लो हमारे टीचर है या हमारे पेरेंट्स है या कोई रिलेटिव आया उसने कहा है, तो हम उनके रिगार्ड के लिए, उनके रिस्पेक्ट के लिए हम डायरेक्ट मुंह पे मना नहीं कर देते कि नहीं हम ये काम नहीं कर पाएंगे. तो रिगार्ड के लिए बोलते चलो अभी कर देते हैं. ठीक है, तो रिस्पेक्ट के लिए जो कोई काम कर देता है उसी को रिगार्ड शो करना और रिस्पेक्ट शो करना. तो रिगार्डलेस से यहाँ मतलब है कि उसको अपने फ्रेंड्स की बात का कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने बैग बंद कर दिया. बिकॉज एट दैट टाइम ही गॉट इरिटेटेड. स्टार्टिंग में उसने ऐसा शो किया कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है बैग पैक करने से. ही वॉज वेरी काम, बट मतलब शांत था. ही वॉज इन अ वेरी पीसफुल सिचुएशन. लेकिन उसे फिर से बैग ओपन करना पड़ा. क्यों? टू फाइंड हिज स्पेक्टिकल्स, क्योंकि वो उसने ऑलरेडी बैग के अंदर पैक कर दिया था. फाइनली ही स्लैम्स हिज बैग. और बैग का पैकिंग कब खत्म हुआ? 10:05 पे. तो तीन सिचुएशंस हमें मिल गई कब कब उसे बैग ओपन किया. फर्स्ट टू फाइंड मेक सम स्पेस फॉर द बूट्स, सेकंड टू फाइंड हिज टूथब्रश, एंड थर्ड टू लुक फॉर हिज स्पेक्टिकल्स व्हिच ही हैज पैक्ड इनसाइड द बैग. ठीक है, और अगर पूछा जाए पैकिंग कब खत्म हुआ, अगर जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो 10:05 आपको याद रखना होगा कि लगेज की जो पैकिंग थी, बैग पैकिंग थी, वो खत्म हो गया 10:05 पे, 10:05 PM. उसके बाद फूड हैम्पर्स पैक करने की बात आई, जो किसने किया? जॉर्ज और हैरिस ने. तुमको याद रखना होगा कि जो लगेज पैकिंग का काम था वो सिर्फ हमारे राइटर, जो फर्स्ट पर्सन नरेशन हमारे राइटर है जेरोम, उन्होंने किया. लेकिन हैम्पर पैकिंग का काम जॉर्ज और हैरिस ने ही किया. ठीक है, और जॉर्ज और हैरिस को ये काम राइटर ने कहा नहीं, उन्होंने खुद किया. उन्होंने खुद ये दिखाने की कोशिश में किया कि पैकिंग का काम जो है, जितना हमारे राइटर ने टाइम लिया है, जेरोम ने टाइम लिया, उससे लेस कंज्यूमिंग टाइम है में वो दोनों पैकिंग आराम से करके दिखा देंगे. However, even they are caught up in a awkward situation when they break a cup into pieces. तो हमें पता है awkward से यहाँ मतलब है अजीब सिचुएशन में वो दोनों फंस गए, या फिर बोलते हैं थोड़ा शर्मिंदा वाली फीलिंग, क्योंकि वो तो शो ऑफ करने के लिए कर रहे थे ना कि देखो तुम्हें इतना टाइम लगा, लेकिन मुझे और कम टाइम में मैं ये पैकिंग करके दिखा दूंगा. लेकिन उल्टा हो गया, इसलिए दे वर फीलिंग ऑकवर्ड एट दैट टाइम. क्यों? क्योंकि पैकिंग स्टार्ट होने से पहले ही एक कप तोड़ दिया था उन लोगों ने. उसके बाद फर्दर व्हाट दे डिड, हैरिस स्क्वैश्ड द टोमेटोज while packing the strawberry jam and George walks on the butter. तो तुमको ये इंस्टेंसेस awkward situation क्या क्या हुई अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हैम्पर पैकिंग के टाइम. तो फर्स्ट कि हैरिस ने टमेटो स्क्वैश कर दिए. एक सेकेंड,
ठीक है, तो ऑकवर्ड सिचुएशन अगर पूछा जाता है कि क्या क्या हुआ पैकिंग के टाइम, तो फर्स्ट कि हैरिस ने टमेटो स्क्वैश किए, ठीक है, जब वो स्ट्रॉबेरी जैम पैक करने की कोशिश कर रहा था। फिर जॉर्ज ने क्या किया, वो बटर पे चढ़ गया, है ना, ही वॉक ऑन द बटर। उसके बाद क्या किया उन्होंने, जो पाइज रखे थे उसको भी स्मैश कर दिया। क्योंकि क्यों स्मैश हो गया पाए, क्योंकि उन्होंने बॉटम ऑफ हैम्पर्स में रख दिया था। तो ये सब ऑकवर्ड सिचुएशंस है। अगर आपको पूछा जाता है कि क्या ऑकवर्ड सिचुएशन फेस करना पड़ा हैरिस और जॉर्ज को जब बैग पैकिंग हुआ, मतलब हैम्पर पैक कर रहे थे, तो ये पहला कि टमेटो स्क्वैश हो गया हैरिस से, उसके बाद जॉर्ज ने बटर पे पैर रख दिया था, ही वॉक ऑन द बटर, एंड थर्ड दे स्मैश द पाइज आल्सो बिकॉज दे पुट इट एट द बॉटम ऑफ हैम्पर। ठीक है, उसके बाद यू कैन मेंशन द फोर्थ थिंग कि जितनी भी चीजें उन्होंने पैक की उन सब पे उन्होंने सॉल्ट स्प्रेड कर दिया था। ठीक है, और इसीलिए पूरा जो प्रोसेस था पूरा बहुत मेसी हो गया और बहुत क्योस मच गया, बहुत इधर उधर पूरा हो गया था। ठीक है, तो ऑकवर्ड सिचुएशंस अगर पूछा जाए तो हम इजीली आंसर कर पाएंगे। इस पेज पे कोई डाउट किसी को, कोई वर्ड जिसका मीनिंग समझ में नहीं आया हो या कुछ जो मैंने समझाया नहीं समझ में आया? यस, प्लीज लेट मी नो सो दैट वी कैन मूव अहेड, अगर कोई डाउट नहीं है तो। नो मैम। नो मैम। ओके नो मैम। ओके ओके। ठीक है, देन टू देयर डिसमे, डिसमे से यहाँ का मतलब है कि उन दुख और बढ़ाने के लिए, उनकी प्रॉब्लम और इंक्रीज करने के लिए, जो उनका पेट था, कौन था उसका पेट, मोंटोमेरेंसी, उसने क्या किया, नॉइजेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। नॉइजेंस से यहाँ पे मतलब है डिस्टर्बेंस क्रिएट करना स्टार्ट किया, और थिंग्स जो थी वो और वर्स हो गई और खराब होने लग गई। तो उसने, अब जैसे क्वेश्चन था कि मोंटमोरेंसी ने अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दिया पैकिंग में, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो वो हर चीज पे जाके बैठ जाता था जो कि एक्चुअली बैठने के लिए नहीं थी। ही सिट्स ऑन दोज आइटम्स विच वर मेंट टू बी पैक्ड, जो भी पैक करना था वो जाके सबसे पहले उस पर बैठ जाता था। उसके बाद उसने क्या किया, अपना लेग जो था उसने जैम की बॉटल में डाल दिया था। एंड थर्ड थिंग व्हाट ही डिड, ही क्रश्ड द लेमन्स लाइक रेड। ठीक है, तो ये तीनों जो है ये कंट्रीब्यूशन में लिख सकते हैं मोंटमोरेंसी का। अच्छा, और हैरिस, हैरिस एक्यूजेस, यहाँ पे एक्यूज का मतलब है ब्लेम्स। हैरिस ब्लेम किसको करता था, डॉग के इस बिहेवियर के लिए, पेट के इस बिहेवियर के लिए जेरोम को। क्योंकि हैरिस क्या सोचता था, ये जो हमारा मोंटमोरेंसी का ये बिहेवियर है जस्ट बिकॉज ऑफ जेरोम ही है, इसी ने इसे बिगाड़ के रखा हुआ। लेकिन जेरोम का जो था वो कहते हैं कि इस ऐसे पेट, जो इस टाइप का पेट होता है उनके पास ये नेचुरल हैबिट होता है, नेचुरल इंस्टिंक्ट है उनके, उन्हें किसी टाइप की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। इंस्टिंक्ट ऑफ, यहाँ पे क्लटरिंग थिंग्स लिखा हुआ है। क्लटरिंग का मतलब होता है हर तरफ फैला देना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, जैसे सामान गैदर्ड करके रखा हुआ था कि हाँ हम ये सब चीजें पैक करेंगे, लेकिन उसने क्या किया, सामान को एवरीवेयर क्लटर करके रख दिया था, फैला के रख दिया था। ठीक है, फाइनली आफ्टर मच मडलिंग, मड मतलब वैसे कीचड़ होता है, लेकिन यहाँ मडलिंग का मतलब है बहुत सारा मेस होने के बाद, क्योस होने के बाद, जो फाइनली पैकिंग, जो हैम्पर्स की पैकिंग थी वो कितने बजे खत्म हुई, 10:05 पे, सॉरी 12:50 AM पे। ठीक है, लगेज की पैकिंग 10:05 PM, और हैम्पर्स की पैकिंग 12:50, वो भी मिडनाइट हो गया था AM। आफ्टर अ प्रोलॉन्ग एंड टायरिंग, यहाँ पे टायरिंग का मतलब है कि थकावट वाला काम, टीडियस वर्क, जो पैकिंग वर्क था, उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम लोग रेस्ट करते हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए, जर्नी के लिए सेट आउट करेंगे, बाहर निकलेंगे। और फिर लास्ट में तुमको ये याद रखना होगा कि उन दोनों का, हैरिस और जो राइटर थे हमारे जेरोम, उन दोनों का डिस्कशन स्टार्ट हो गया था किस टॉपिक पे, कि 6 बजे उठा जाए या 7 बजे उठा जाए। तो दोनों का क्या फाइनल रिजल्ट निकला कि उन्होंने सोचा इन दोनों के बीच का जो स्प्लिट द डिफरेंस, तो 6:30 पे उन्होंने डिसीजन लिया कि हम लोग उठेंगे, और फाइनली ये चैप्टर खत्म हो गया। आई होप एक तरह से ये मैंने कोशिश की समझाने की, तुमको एक
समरी लिख के मैंने प्रोवाइड इसलिए किया है ताकि अगर एक्चुअली लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करना स्किप हो गया था इसलिए, ठीक है। ये समरी मैंने लिखा है ताकि तुम एक बार गो थ्रू करके अपने आप से समरी लिखने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, तुम जब अपने आप को अपने आप चैप्टर पढ़ लेंगे, आप लोग सेल्फ रीडिंग कर लेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि अब हम कितना अपने आप से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है समरी को, मैं इसे पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन एक बार पढ़ के कोशिश करना कि अपने आप से क्या तुम इतना वही चीजें लिख सकते हो जो तुमने पढ़ा। अगर नहीं लिख सकते तो दोबारा पढ़ना, रीड आउट करना, याद हो जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर में कोई किसी को डाउट है और तो प्लीज पूछ लीजिए, तो नहीं तो हम डक एंड द कैंगरू स्टार्ट करते हैं। नो मैम। बॉयज किसी को और कोई प्रॉब्लम? नो मैम। किसी को No, कोई ma'am. इशू नहीं है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी सबको, सब डाउट्स जो थे वो क्लियर हो गए? किसी का कोई और डाउट बचा हुआ है इसके क्वेश्चन आंसर में? No, ma'am. ठीक है। डक एंड द कैंगरू जो पोयम पढ़ाया था मैंने, वो पढ़ा है किसी ने अपने आप से फिर से? Yes, ma'am. पढ़ा था, चलो ठीक है। तो ये जो पैकिंग हमने चैप्टर पढ़ा उसका क्या कंक्लूजन निकला? हम्म, कि मैम ये पैकिंग बस एंटरटेनमेंट के लिए था ये। एंटरटेनमेंट के लिए था, इससे कुछ सीखा नहीं तुमने? यस मैम। सीखे, बताओ क्या सीखा? Yes, ma'am. मैम पैकिंग एक आर्ट है, मतलब हर कोई नहीं कर सकता है। हाँ, हर कोई नहीं कर सकता, उसमें भी अगर हमारे फ्रेंड्स साथ में हो जिन्हें पैकिंग की कोई नॉलेज ना हो, तो वो काम जो है हमारा और ज्यादा मेसी हो सकता है और हमारा टाइम जो है और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बल्कि लेस कंज्यूमिंग टाइम भी जो है वो मोर कंज्यूमिंग हो जाए। जैसे मान लो मैं अकेले पैकिंग कर रही हूँ, तो चलो ठीक है, मुझे याद है ये पैकिंग करना है, लेकिन मेरे दो और फ्रेंड्स हो आगे जो जिनको सुबह जाना है मेरे साथ ही, तो क्या होगा, जो वो है बात करने में ही या कुछ और काम करने में, काम जो है वो बढ़ जाता है, मेसी हो जाता है। तो दिस चैप्टर टीचेस अस हाउ पैकिंग कैन इंडीड बी अ टायरिंग टास्क, टीडियस टास्क हो सकता है, थकावट वाला काम हो सकता है, अगर इसे प्रॉपरली ना किया जाए। अगर हमारे पास आर्ट नहीं है पैकिंग का, या हमें नहीं पता हो पैकिंग कैसे करना है, तो ये हमारे लिए टीडियस काम हो जाएगा, टायरिंग वर्क हो सकता है। Moreover, when done with friends, it may become little messy and time consuming. अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ ये पैकिंग का प्रोसेस करें, तो ये थोड़ा मेसी पक्का होने वाला है और टाइम भी ज्यादा लग सकता है, ठीक है। बट ये है कि इसका अपना एक फन है, इसका एक अपना चार्म है, ठीक है। तो इस चैप्टर में कोई डाउट? No, ma'am. ओके, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट डक एंड द कैंगरू पे पढ़ते हैं। हाँ, ठीक है। डक एंड द कैंगरू जो पोएम थी वो सबको समझ आ गया था? हाँ, पोएम में किसी को कोई डाउट? No, नो ma'am. मैम। नो मैम। ठीक है। Just give me a minute, please. I guess Abhishek Anand, we will study literary device now. ठीक है, sorry for the disturbance.
हाँ, तो पोएम ऑलरेडी समझ आ गया हम लोगों को, द डक एंड द कैंगरू। कौन है राइटर डक एंड द कैंगरू के? एडवर्ड लियर, हमें पता है। एडवर्ड ली। ठीक है, पब्लिश कब हुई थी ये जो हमारी पोएम है, पोइट्री, ये वाली 1870 में पोइट्री पब्लिश हुई है बाय एडवर्ड लियर। उनकी कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी। ठीक है, उसमें से ये एक पोएम थी जो 1870 में पब्लिश हुई। ठीक है, डेक एंड द कैंगरू का भी ये एक समरी है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं एक बार समरी पोएटिक डिवाइस पढ़ाने के बाद दोबारा से रिपीट कर दूंगी, अगर किसी को कोई डाउट रह गया होगा तो समझ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले राइमिंग स्कीम, एक सेकेंड। सेट द डक टू द कैंगरू, तो कैंगरू को हम ए मान लेते हैं। ठीक है, गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप, तो क्या कैंगरू और हॉप दोनों सेम साउंड कर रहे हैं? नहीं, तो इसलिए हॉप को हम बी मान लेते हैं। सॉरी, ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, तो कैंगरू एंड वाटर एंड टू ये दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा ए। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, तो क्या स्टॉप और कैंगरू सेम साउंड कर रहे हैं? नहीं। क्या हॉप और स्टॉप सेम साउंड कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं थोड़ा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? बी। माई लाइफ इज अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, तो कैंगरू और पॉन्ड सेम साउंड कर रहे हैं? नहीं। हॉप और पॉन्ड सेम साउंड कर रहे हैं? नहीं। तो ये इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम सी ले लेते हैं। And I long to go out in the world beyond, pond beyond सेम साउंड कर रहे हैं, इसलिए इसको भी हम सी कंसीडर कर लेते हैं। I wish I could hop like you, तो kangaroo and you सेम साउंड कर रहे हैं, हाँ, इसलिए हम इसको ए मान लेंगे, इसको भी। ठीक है, एंड सेट द डक टू द कैंगरू, कैंगरू सेम ही है तो इसका तो सेम साउंड होगा, ये हमें पता है, तो ए। ये जो मैंने नंबरिंग की है ए बी सी सी ए, ये इसमें कोई किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. समझ में आ गया? तो फर्स्ट पैराग्राफ का हमारा राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगा? ए बी सी सी ए। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ के राइमिंग स्कीम में किसी को कोई डाउट? No, ma'am. ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या। हाँ बोलो। मैम कोई भी पोएम होता है ना, हाँ, तो उसके सारे पैराग्राफ का राइमिंग स्कीम सेम होना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है, वही मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में करने जा रही थी। कभी कभी हमारे पास राइमिंग स्कीम बिल्कुल सेम मिल जाती है पूरे पोएम में, लेकिन कभी कभी नहीं होती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पोएम का राइमिंग स्कीम सेम हो, लेकिन ऐसा ये जरूरी ये भी नहीं है कि अलग ही जरूरी है। सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट पैराग्राफ में देख लेते हैं, जैसे कि इसको देखो, प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, तो इसको बैक को ए ले लेते हैं। सेट द डक टू द कैंगरू, क्या बैक और कैंगरू कहीं से भी सेम साउंड कर रहा है? नहीं, नहीं कर रहा, तो इसलिए हम कैंगरू को बी मान लेते हैं। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, सॉरी आई एम सो सॉरी, थर्ड लाइन मिस हो गया मेरे से। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक, तो कैंगरू और क्वैक सेम हो रहा है? नहीं। लेकिन बैक और क्वैक क्या सेम हो साउंड हो रहा है? हाँ, हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? ए। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, तो कैंगरू
थ्रू सेम साउंड कर रहा है, हाँ साउंड कर रहा है, इसलिए हम इसको बी कंसीडर करेंगे. एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेलीबो ली. तो बैक और ली सेम साउंड कर रहा है, नहीं. कैंगरू और ली साउंड कर रहा है सेम, नहीं. तो इसलिए हम इसको क्या ले सकते हैं, सी कंसीडर करेंगे इसको. ठीक है. ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, ली सी सेम साउंड कर रहा है, हाँ कर रहा है, इसलिए हम इसको भी सी कंसीडर कर सकते हैं. प्लीज टेक मी ऑन अ राइड, ओ डू, तो सी डू, नहीं. थ्रू डू, हाँ हो रहा है, तो इसलिए ये भी ए. सेट द डक टू द कैंगरू, ये तो वर्ड ही सेम है, तो ऑब्वियसली ये भी बी फॉलो करेगा. ये भी बी होगा, मैंने गलती से भी ए लिख दिया. ठीक है. तो इसका राइमिंग स्कीम हो गया ए बी सी सी बी बी. सेकेंड पैराग्राफ के राइमिंग स्कीम में किसी को कोई डाउट? बताइए. इस पैराग्राफ के No, राइमिंग स्कीम में डाउट है कोई? समझ में आ गया कैसे मैंने नंबरिंग किया? Yes, ma'am. नो मैम. ठीक है, ओके. लेट्स मूव टू द थर्ड पैराग्राफ ना. ठीक है. सेट द कैंगरू टू द डक, तो हम डक को ए मान लेते हैं. दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, डक और रिफ्लेक्शन बिल्कुल सेम नहीं है, इसलिए हम इसको बी कंसिडर कर लेते हैं. परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, तो डक और लक सेम साउंड कर रहे हैं, इसलिए हम इसको ए कंसिडर कर लेंगे. जो हमने डक को नंबर दिया वही हम लक को भी देंगे. And there seems but one objection, reflection, objection same sound कर रहे हैं, इसलिए हम इसको भी हम रिफ्लेक्शन वाला ही नंबरिंग करेंगे, that is B. Which is if you will let me speak so bold, तो duck bold नहीं, reflection bold no, luck bold no. तो बिल्कुल डिफरेंट है ना, तो ये ए से का साउंड सेम कर रहा है ना बी के सेम साउंड कर रहा है, तो इसलिए हम इसको अलग से नाम देंगे. वी कैन कंसीडर इट सी. योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, तो बोल्ड कोल्ड सेम साउंड कर रहे हैं, यस इट इज, तो इसलिए हम इसको सी साउंड कर सी नंबर दे रहे हैं. एंड वुड प्रोबेबली गिव मी रू, कोल्ड रू नो, डक रू नो, रिफ्लेक्शन रू ना, तो ना ए से सेम है ना बी के सेम है ना सी के, तो इसलिए हम इसको अपना अलग से नाम दे सकते हैं विच इज डी. और यहाँ पे रू कैंगरू, तो ये भी सेम है, तो इसका अपना राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगा, ए बी सी सी डी डी और डी. समझ में आया? इसमें कोई डाउट? थर्ड पैराग्राफ में किसी को कोई डाउट? नो मैम. इसमें समझ आ गया, नंबरिंग समझ में आ गया, आगे बढ़े? ठीक है, किसी को डाउट नहीं है तो आगे देखते हैं. फोर्थ पैराग्राफ. ठीक है, फोर्थ पैराग्राफ देखो. सेट द डक एज आई सेट ऑन द रॉक्स, तो रॉक्स को हम ए कंसिडर करते हैं. आई हैव थॉट ओवर दैट कंप्लीटली, तो रॉक्स और कंप्लीटली बिल्कुल सेम साउंड कर रहे हैं, नो नॉट एट ऑल, तो विल कंसिडर इट बी. एंड आई बाउट 4 पेयर ऑफ worsted socks, woolen socks, तो रॉक्स सॉक्स सेम साउंड करे, यस इट इज साउंडिंग सेम, तो हम इसको ए कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है.
which fits my web feet neatly, completely, neatly. सेम साउंड कर रहे हैं, yes it is sounding same, तो इसलिए हम इसको बी साउंड कर बी कंप्लीट कर देते मेंशन करते हैं. And to keep out the cold I have bought a cloak. Rocks, cloak, no, not sounding same. Completely, clock, not sounding same. तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सी मेंशन करते हैं. And every day a cigar I'll smoke. Clock, cloak, smoke. It's sounding same as cloak, so इसको हम C mention कर लेते हैं. And to follow my own dear true. True. Rocks, true. No, not sounding same. Ma'am. Complete. हाँ बोलो. क्लॉक और सॉक तो सेम साउंड कर रहा है ना? Clocks, socks. हाँ सही बोल रहा. एक मिनट. मैम लेकिन वो तो क्लोक है ना, क्लोक है, ये थोड़ी क्लॉक नहीं है. ठीक है, एक क्लोक है, श्रग वाला क्लोक है. स्मोक और क्लोक ही सेम कर रहा है. ठीक है, अगर क्लॉक होता ना Yes, तब सेम साउंड करता. ठीक है, अच्छा. एंड टू फॉलो ऑल माय ओन डियर ट्रू. तो रॉक और ट्रू नहीं, सेम साउंड नहीं करे. कंप्लीटली ट्रू, नो. क्लोक ट्रू, नो. स्मोक ट्रू, नहीं. तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए हम इसको क्या नेम कर सकते हैं, इसलिए हमने इसका डी दे दिया है. उसके बाद लव ऑफ कैंगरू, ये भी किसी से मैच करता हुआ नहीं है, ना रॉक से मैच है, ना कंप्लीटली से, ना सॉक से, ना क्लोक से. तो इसको हम अपना अलग नंबर देना होगा, विच इज ई. तो इसका राइमिंग स्कीम देखो सबसे डिफरेंट है. ए बी ए, बोलो. मैम ट्रू से तो मिला ना, ट्रू कैंगरू. ट्रू कैंगरू, सही बोल रहे हो. हाँ ठीक है, ट्रू कैंगरू, हाँ ये डी होगा. ठीक है, तो इसका राइमिंग स्कीम हो जाएगा ए बी सी सी डी डी. ठीक है, ट्रू और कैंगरू. हाँ बोलो. मैम जैसे एक पैराग्राफ में जैसे राइमिंग स्कीम जो है वो दो ही है मैम, यानी एक जैसा दो ही है, क्या ये जरूरी है कि दो ही रहेगा? मैं समझी नहीं तुम क्या कहना चाह रहे हो. जैसे मैम इसे एक पैराग्राफ में अभी आप बताए जो कि जैसे यहाँ है ना ए जो है दो बार है, बी भी दो बार है, सी भी दो बार है, डी भी दो बार है. नहीं जरूरी नहीं है, सी 3 बार भी हो सकता था. अगर जैसे मान लो हमारा और पैराग्राफ होता, लाइंस होती, या फिर मान लो जैसे बी ना होता, कुछ और होता. सी हम 3 बार हो सकता है, बी 2 बार हो सकता है, डी एक ही बार हो सकता है. उसका कोई डेफिनाइट नहीं है, वो हमारे वर्ड्स पे डिपेंडेंट होते हैं टोटली. ठीक है, ओके. ओके. तो हमारा फोर्थ पैराग्राफ का राइम स्कीम क्या हो जाएगा, ए बी सी सी डी डी. ठीक है, कोई डाउट? No, ma'am. Just give me a minute. ठीक है, फिफ्थ पैराग्राफ देखते हैं. Said the kangaroo, I am ready. तो ready का ए ले लेते हैं. All in the moonlight pale. तो ready pale, no not at all same, तो इसलिए ये बी कंसिडर करते हैं. But to balance me well, dear duck sit steady. Ready और steady same sound कर रहे हैं, yes it is sounding same, तो इसलिए हम इसको भी ए कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है. And quiet at the end of my tail. तो पेल और टेल सेम साउंड करे, yes it is sounding same, इसलिए हम इसको बी कंसिडर कर सकते हैं. So away they went with the hop and a bound. Ready bound नहीं, पेल bound नहीं, दोनों में से किसी से भी सेम साउंड कर नहीं रहे, इसलिए हम इसको सी कंसिडर कर सकते हैं. And they hopped the whole world 3 times round.
बाउंड और राउंड सेम साउंड करे, यस इट इज साउंडिंग सेम, इसलिए हम इसको सी कंसिडर कर सकते हैं। एंड हु सो हैप्पी, ओ हु, तो हु ना तो रेडी से सेम साउंड कर रहे हैं, ना पेल से सेम साउंड कर रहे हैं, ना बाउंड से सेम साउंड कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसका अलग से नंबरिंग करेंगे विच इज डी। एज द डक एंड द कैंगरू, हु और कैंगरू सेम साउंड करेंगे, यस इट इज साउंडिंग सेम, तो इसलिए हम इसको भी डी कंसिडर कर देते हैं। तो इसका अपना राइम स्कीम क्या हो जाएगा फिफ्थ पैराग्राफ का, ए बी सी डी डी। ठीक है, तो इस राइमिंग स्कीम में यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो प्लीज बताइए। नो मैम। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, यस। नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो इस पोएम में यूज हुआ है वो है एलिट्रेशन यूज हुआ है। एलिट्रेशन क्या होता है? जब कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट वर्ड और कॉन्सोनेंट साउंड में डिफरेंस समझो। जैसे मैंने बोला, जैसे यहीं पे लिखा हुआ है गुड, गुड का कॉन्सोनेंट क्या है? जी, ग। ग्रेशियस, ग्रेशियस का भी क्या है? जी, ग। तो दोनों में जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ग, गुड का भी ग है और ग्रेशियस का भी ग है। तो जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तब जो है हम उसे क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। तो इट इज द यूज ऑफ सेम साउंड एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड। कहाँ? बिगनिंग ऑफ द वर्ड, वर्ड के किसी स्टार्टिंग में। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स के लिए एक जगह बोला गया है गुड ग्रेशियस, तो ये फर्स्ट हो गया एग्जांपल तुम्हारा। उसके बाद एक जगह लिखा हाउ यू हॉप, तो हाउ, हाउ का एच हा, हॉप का एच हा, तो दोनों जो एच है उसका साउंड सेम है हा। हाउ का हा एंड हॉप का भी हा, तो इसलिए ये दूसरा एग्जांपल हो गया। या फिर यहाँ जैसे लिखा आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, सिट का स और स्टिल का भी स, तो ये भी एग्जांपल हो गया हमारा एलिट्रेशन का। एंड से, तो यहाँ पे भी स, तो यहाँ सिट, स्टिल एंड से, इन तीनों में जो एस यूज किया गया वो स है, सेम स है, इसलिए हम इसको एलिट्रेशन में कंसिडर कर सकते हैं। दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का र और रिक्वायर्स का र दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये आर है रिक्वायर में और यहाँ पे जो आर है रिफ्लेक्शन में, ये दोनों सेम है, इसीलिए ये भी एलिट्रेशन कंसिडर करेंगे। बट टू बैलेंस, ब, बट का ब और बैलेंस का भी ब, तो दोनों का जो ब है बी है ये सेम है, इसलिए ये भी एक एलिट्रेशन का एग्जांपल हो गया। डियर डक, डियर का ड और डक का भी ड, ठीक है, ये दोनों सेम है, इसीलिए ये दोनों भी क्या है? एलिट्रेशन। तो समझ में आ गया एलिट्रेशन क्या होगा? जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड किसी भी वर्ड की बिगनिंग में यूज हो रहा हो, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड, ये बात याद रखना। कभी कभी जैसे वर्ड लिखा होता है जिसका सेम साउंड नहीं होता है, कुछ एग्जांपल्स है नहीं यहाँ पे, याद दिखेंगे तो बता दूंगी मैं, ठीक है। तो एलिट्रेशन समझ में आ गया? मैम बोलो। एलिट्रेशन में ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों सेम कॉन्सोनेंट साउंड जस्ट आफ्टर होना चाहिए। नहीं, जस्ट आफ्टर, जैसे ये वाला एग्जांपल हो, देखो दिस, ये वाला लाइन देखो, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे रिक्वायर्स देखो कहाँ लिखा है, उसके बाद दो वर्ड्स है, उसके बाद रिफ्लेक्शन है, तो जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक हो, लेकिन ये जरूरी है कि एक ही लाइन में हो, मतलब उसका जो स्टैंड क्या बोलते हैं, अगर इंजैम्मेंट फॉर्म में है तो एक के बाद एक हो, या तो एक लाइन के बाद सेकेंड लाइन में हो, गैप नहीं होना चाहिए, या फिर एक के बाद एक हो तो भी चलेगा। ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम? मेरे को कोल्ड है इसलिए मेरी वॉइस में थोड़ी दिक्कत आ रही हो, तो समझने की कोशिश करना, अगर प्रॉब्लम हो तो दोबारा पूछ लेना, ठीक है। बोलिए, और किसी को कोई दिक्कत एलिट्रेशन में? कोई कुछ बोल नहीं रहा, एलिट्रेशन समझ में आया? यस मैम, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम।
उसके बाद दूसरा जो हमारा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो है रेपिटेशन। ठीक है, दूसरा क्या हुआ यूज, रेपिटेशन का। रेपिटेशन क्या होता है, जब किसी सेम वर्ड्स या फिर फ्रेज, ठीक है, वर्ड नहीं वर्ड्स लिखा है मैंने, इस चीज पे ध्यान देना। जब नंबर ऑफ वर्ड्स या फिर कोई फ्रेज जो है कई बार यूज किया जाता है पोएम में ताकि कुछ पोएटिक इफेक्ट आ सके, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम रिपीटिशन। ठीक है, इस चीज को याद रखना कि रेपिटेशन मतलब या तो वर्ड्स रिपीट हुए होंगे या फिर फ्रेसेस रिपीट हुए होंगे, कोई वर्ड नहीं रिपीट हुआ होगा। अगर कोई वर्ड रिपीट हुआ होता है, मतलब सिर्फ एक वर्ड रिपीट हुआ होता है, तो उसको हम एनाफोरा बोलते हैं। एनाफोरा पढ़ा होगा ना तुमने? ठीक है, एनाफोरा होता है जब एक वर्ड रिपीट सिर्फ होता है, उसका एग्जांपल मैं पीछे अभी पोएम देखकर बता दूंगी। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा है, जैसे देखो, सेट द डक टू द कैंगरू, ये वाला ये वाला जो फ्रेज है ये 2-3 बार पोएम में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिपीटिशन। अब रिपीटिशन जहां पे है तो जरूरी नहीं है कि हमारा बिल्कुल एक ही पैराग्राफ में 2 बार वो फ्रेज यूज हुआ, और नहीं, पूरे पोयम में जितनी बार वो फ्रेज यूज हुआ है तो उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो रिपीटिशन क्या है, रिपीटिशन वो है, वो पोएटिक डिवाइस है जिसमें वर्ड्स या फिर फ्रेसेस जो है पोयम में रिपीट किया गया हो to give some poetic effect, that is called repetition. For example, in this poem said the duck to the kangaroo, ये वाला जो फ्रेज है वो कई बार यूज किया गया है। ठीक है, तो रेपिटेशन समझ में आ गया। थर्ड आप देखेंगे तो इसमें इंजैबमेंट का भी यूज किया गया है। इंजैबमेंट क्या होता है कि सेंटेंस जो है कॉन्टिन्यूएशन में हो, ठीक है, सेंटेंस या क्लाउजेस जो है कॉन्टिन्यूएशन में हो, कोई ब्रेक ना हो उसमें। ठीक है, जैसे ये वाला पैराग्राफ, मतलब क्या पैराग्राफ देखिए, माई लाइफ इज अ बोर इन नेस्टी पॉन्ड। अब क्या यहाँ पे लाइन खत्म हो गया? नहीं, हमें एक छोटा हॉल्ट मिला है कॉमा के थ्रू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉमा यूज किया हुआ है, यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क यूज हुआ है, यहाँ भी एक्सक्लामेशन है, और यहाँ पे अपोस्ट्रोफी क्लोज हुआ है, और साथ में फुल स्टॉप है। तो हमें समझ में आया कि यहाँ पे जाके पैराग्राफ खत्म हो गया। लेकिन देखो यहाँ पे एक्चुअली खत्म नहीं हुआ, वहां सिर्फ एक सेइंग खत्म हुई, जो पोएम जो सॉरी जो डक अपनी प्रॉब्लम बता रही है वो सिर्फ खत्म हुई, एक्चुअली लाइन यहाँ पे जाकर खत्म हुई। ठीक है, तो इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि लाइन कहाँ पे खत्म हो रही है, लाइन कॉन्टिन्यूस में जा रही है बिना किसी सेम लाइन में लिखी हुई, तो वहां पे भी इंजैबमेंट हम यूज कर सकते हैं। तो इंजैबमेंट में ये जरूरी नहीं है कि मैम यहाँ कॉमा और एक्सक्लेमेशन है तो इंजैबमेंट क्यों है, नहीं, हमें सेंटेंस कहाँ पे खत्म हुई वो समझ में नहीं आया, इसलिए इंजैबमेंट यूज किया गया है। ठीक है, इंजैबमेंट में कोई दिक्कत? मैम इंजमेंट एक बार वापस बोलिएगा। इंजैबमेंट वो है जो कि देखो, इट इज अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सेंटेंस, कि हमारा जो सेंटेंस है वो कॉन्टिन्यूएशन में चला जा रहा है बिना किसी लाइन ब्रेक के। मतलब बीच में कोई ऐसा लाइन नहीं आया जो उसमें ब्रेक प्रोड्यूस करे या फिर लगे कि हाँ यहाँ पे लाइन खत्म हो गई। जैसे कि ये वाला पूरा पैराग्राफ है, ये सिर्फ एक ही लाइन है, क्योंकि डक इसमें पूरी में क्या कर रही है, अपनी प्रॉब्लम बता रही कि पॉन्ड में ऐसा है, वो ऐसे वहां घूमना चाहती है, वो विश करती है कि वो भी हॉप कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन खत्म हुई। मान लो जैसे यहाँ पे ये जो एक्सक्लामेशन लगा होता, यहाँ पे अगर फुल स्टॉप लिखा होता, ठीक है, एक्सक्लामेशन के बदले, तो लाइन यहाँ पे खत्म हो जाती। अगर लाइन यहाँ खत्म हो जाती तब एंजॉयमेंट नहीं यूज होता। क्यों? क्योंकि लाइन के बीच में ब्रेक आ गया ना, पैराग्राफ के बीच में ब्रेक आ गया। लेकिन क्योंकि इस पूरे पैराग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, एक्चुअली लास्ट में जाके फुल स्टॉप है, इसीलिए एंजॉयमेंट का एग्जाम्पल है। समझे? एंजॉयमेंट में कोई दिक्कत भी है? बोलो स्टूडेंट्स। नो, ठीक है, तो एनाफोरा, एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा वो एक मिनट, एक मैसेज आया देखो। और ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा वो पोएटिक डिवाइस है जिसमें वर्ड रिपीट होता है।
रेपिटिशन और एनाफोरा में डिफरेंस समझिए। रेपिटिशन होता है कि जब नंबर ऑफ वर्ड या फिर कोई फ्रेज रिपीट हुआ होता है पूरी पोयम में, उसको बोलते हैं रिपीटिशन। लेकिन जब कोई स्पेसिफिक वर्ड रिपीट होता है, सिर्फ वर्ड की बात कर रही हूँ, जैसे मान लो एंड वर्ड है, आप अगर पोयम में हम चेक करेंगे तो एंड कई जगह पे रिपीट हुआ है। एक मिनट, लेट मी शो यू द पोयम एंड चेक। जैसे देखो, यहाँ पे एंड है, यहाँ एंड है, यहाँ एंड है, यहाँ एंड है, देख रहे हो? अगर मैं पीछे पैराग्राफ करूँ उसमें भी एक दो एंड यूज हुआ होगा। देखिए यहाँ पे एंड है, यहाँ भी एंड है, थर्ड पैराग्राफ में भी है। तो थर्ड पैराग्राफ में भी एंड दो जगह यूज किया गया है, फोर्थ पैराग्राफ में भी यूज किया गया है, फिफ्थ पैराग्राफ में भी यूज किया गया है। तो जब एक स्पेसिफिक वर्ड जो है नंबर ऑफ टाइम रिपीट किया गया होता है, वर्ड बोल रही हूँ मैं, वर्ड्स नहीं बोल रही हूँ, तब हम क्या यूज, तब उस पोएटिक डिवाइस को क्या बोलते हैं? एनाफोरा। जब वर्ड्स यूज किया गया हो, जैसे कि सेड द डक टू द कैंगरू, ये एक फ्रेज है, तो जब ये फ्रेज कई जगह यूज किया गया है तो हमने उसको क्या बोला? वो क्या है? रेपिटिशन है। लेकिन जब वर्ड एंड वर्ड देख रहे हैं हम कि हर पैराग्राफ में एक या एक ना, या कई बार जगह एक बार, कई जगह दो बार भी यूज किया गया, कहीं कहीं तो 3 बार भी यूज किया गया, तो जब नंबर ऑफ टाइम सेम वर्ड रिपीट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एनाफोरा। इस चीज को, बस इतना ही डिफरेंस है इसमें। जैसे देखो, इस फर्स्ट पैराग्राफ में भी एक जगह एंड यूज किया गया, तो फर्स्ट में भी एक जगह है, सेकंड में भी एक जगह एंड है, थर्ड पैराग्राफ में 2 बार एंड यूज किया गया है, फोर्थ में भी 2 बार है, और लास्ट वाले पैराग्राफ में भी तो 3 बार एंड यूज किया है। तो एंड वर्ड पूरी पोयम में नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड है, इसीलिए ये क्या है? ये किसका एग्जाम्पल हो गया? एनाफोरा का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एनाफोरा और रिपीटिशन में डिफरेंस समझ में आया? बोलो, कोई रिस्पॉन्स करोगे? पता कैसे चलेगा मुझे? हर्षराज को समझ में आ गया? तो सबको समझ में आ गया एनाफोरा और रेपिटिशन में डिफरेंस? एक बार अनम्यूट करके बता दीजिए मुझे। इन टोटल यही चारों पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है पोएम में, एलिट्रेशन, रेपिटिशन, इंजैबमेंट और एनाफोरा। ठीक है, तो यहाँ पे पैकिंग पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, और ये डक एंड द कैंगरू भी खत्म हो गया है। अगर बोलो तो मैं एक बार इसका समरी पढ़ के समझा देती हूँ, डक एंड द कैंगरू के, और नहीं रहे तो वो भी बता दीजिए। और अगर डक एंड द कैंगरू का क्वेश्चन आंसर किया आप लोगों ने? मैम इसमें था ही नहीं द डक एंड द कंगारू में। डक एंड द कैंगरू में क्वेश्चन नहीं है, चलो ठीक है, नहीं है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं पीडीएफ फॉर्मेट में भेज दूंगी। ठीक है, तो ये डक एंड द कैंगरू और पैकिंग चैप्टर समझ में आ गया कंप्लीटली? कोई किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर अभी ये चैप्टर दोबारा रिपीट अभी तो फिलहाल नहीं होगा जब तक सिलेबस नहीं होता। कोई कुछ बोलोगे? नो डाउट, ऑल क्लियर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में क्या किया जाए? टेंस बोलिए, ग्रामर का कोई स्पेसिफाइड टॉपिक पढ़ाना है या फिर यही आगे मूवमेंट या बिहेवियर रिपीट करना, मतलब नेक्स्ट चैप्टर करना है? क्या करना है, थोड़ा बताएगा कोई मुझे? मैम अब नेक्स्ट ग्रामर करवा दीजिए। ग्रामर करवा ले, तो ग्रामर का कोई स्पेसिफाइड टॉपिक जो आप लोग समझना चाहते हैं? मैम ग्रामर में एक बार डिटर्मिनर्स करवा दीजिए। ठीक है, तो ग्रामर में ठीक है, तो ग्रामर में डिटर्मिनर्स जो है नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, डिटर्मिनर्स तो आपको मतलब नोट्स के फॉर्मेट में तो आप लोगों के पास होगा ऑलरेडी, आई होप। मैम कोचिंग में फर्स्ट टाइम ही हो रहा है डिटर्मिनर्स। अच्छा, डिटर्मिनर्स पढ़ाया नहीं गया, चलो ठीक है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि नोट्स के फॉर्मेट में होगा तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करती, इसलिए अच्छा क्या बता दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटर्मिनर्स करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे
चाह रही हूँ कि अब एंड कर देती हूँ, ठीक है। मैं पैकिंग का भी समरी मेंशन्ड है, मैं ये जो पढ़ा है मैंने उसका पीडीएफ भेज दूंगी मैं, और द डक एंड द कैंगरू का भी पैराग्राफ वाइज समरी मेंशन कर दिया है मैंने, और जो पोएटिक डिवाइसेस और राइमिंग स्कीम पढ़ा है ये पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में शाम तक मैं भेज दूंगी, ठीक है। तो क्योंकि किसी को डाउट नहीं है तो लेक्चर एंड करें, या किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। नो मैम, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में विल गो थ्रू डिटर्मिनर्स। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू, thank you, bye bye everyone, we'll meet in the next class. बाय मैम। Bye.